नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप सभी ने अब तक देखा होगा, कनाडा में हिंदू मंदिर के ऊपर दिवाली मनाने के लिए दिवाली मनाने की वजह से हिंदुओं पर अटैक हुआ, मंदिर के ऊपर अटैक हुए। और जो ये कैनेडियन आतंकवादी हैं, जिनके संगठन का या जिनकी आइडियोलॉजी का नाम है खालिस्तानी, इन खालिस्तानियों ने जाकर मंदिर पर अटैक किया। जो प्रार्थनार्थी वहां गए थे उन पर, एक निर्दोष बच्चे को भी वहां की मतलब पुलिस एक निर्दोष बच्चे को, जो कि अंडर 18 था, उसके ऊपर 3-3 मुष्टंडे चढ़े हुए थे। हमने वो विजुअल्स भी देखे। ये खालिस्तानी जो जाकर वहां पर हमारे देवी देवताओं को गालियां बक रहे थे। इस तरह का कार्य करने के बाद इनको लगता है कि इन्होंने काफी वीरता का काम किया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे वहाँ के स्टूडेंट्स, जो स्पेशली हरियाणा के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जाके इनकी औकात भी दिखा दी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की विचारधारा का जन्म हुआ कैसे? आखिर ये भी पहनते तो वही पगड़ी है जो हमारे सिख भाई पहनते हैं। ये स्वयं को सिख कहते हैं, पर सिखों जैसा काम तो कोई करते हुए नजर नहीं आते। तो कैसे सिखों के भेष में इस तरह के दरिंदे कैसे पैदा हुए, ये कहाँ से आए? दिमाग में यही प्रश्न चल रहा था। और मैंने देखा एक गर्वित और अनुज भारद्वाज का ये वीडियो, जिसमें उन्होंने थोड़ा इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया है। तो जरा सुनते हैं इसे। 20वीं सदी के आरंभ में बाबा ज्वाला सिंह और बाबा विशाखा सिंह नाम के दो लोग जो सिख समुदाय से थे, वो भारत से कैलिफोर्निया पहुंचते हैं और 1912 में स्टॉकटन नाम के शहर में एक गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं, जिससे ये दोनों वहां के सिख समुदाय के मध्य एक विशेष स्थान बना लेते हैं। कुछ समय बाद इसी गुरुद्वारे के अंदर ये दोनों दूरदृष्टा सिख गदरी कॉन्क्लेव का आयोजन करते हैं और यहीं पर गदर पार्टी का निर्माण होता है। और इस पार्टी का एक ही लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश राज का अंत करके स्वराज स्थापित करना। लगभग इसी समय जुलाई 1912 में करतार सिंह सराभा नाम के एक युवा क्रांतिकारी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं, जिनके मस्तिष्क में केवल भारत की स्वाधीनता के लिए क्रांति को हवा देना चलता था। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी का अंग बन जाते हैं और इस पार्टी का समाचार पत्र यानी कि हिंदुस्तान गदर वो चलाने लगते हैं। सराभा की कविताएं और भाषण लोगों को गदर पार्टी की ओर आकर्षित करने लगते हैं और यही विचार भविष्य में भगत सिंह को जन्म देने वाले थे। सराभा का अखबार लोगों में गदर पार्टी के इस विचार को पहुंचा रहा था, पर तभी 1914 में कोमागाटा मारू की घटना हो जाती है। कोमागाटा मारू एक शिप था जिसमें सवार होकर लगभग 350 भारतीय सिख युवक कनाडा जाने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें कनाडा में शरण नहीं मिलती, उल्टा उन पर गोली चला दी जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। यह घटना गदर पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए आग में घी का काम करती है। इस घटना के बाद करतार सिंह सराभा 1915 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति छेड़ने के निर्णय से भारत आते हैं, परंतु उन्हें पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ हॉपकिंसन नाम का एक ब्रिटिश गुप्तचर गदर पार्टी में शामिल हो जाता है, गदर पार्टी को गद्दारों से भर देता है। ये गद्दार गदर आंदोलन से जुड़े गुरुद्वारों में भी घुस जाते हैं और इस तरह हॉपकिंसन पूरे गदर आंदोलन को समाप्त कर देता है। परंतु इसके बाद क्या होता है? गद्दार लोग गुरुद्वारों को इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे और आम सिख समुदाय कैलिफोर्निया में ही यूबा नाम के एक शहर में एक बड़ी संख्या में इसके बाद आने के लिए रहने लगता है। खेती जैसे कार्यों में सम्मिलित हो जाता है। समय बीतता है और अब सिखों के समक्ष एक नई समस्या थी, नस्लीय भेदभाव की, क्योंकि सिखों को एक भारी देश में केश कटवाने के लिए विवश किया जाने लगा था। इनमें से अधिकांश वही सिख थे जो भारत की स्वाधीनता के लिए गदर आंदोलन से जुड़े थे या फिर कम से कम सांकेतिक सहयोग तो कर ही रहे थे। अपने ऊपर हो रहे इस नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध ये भारत की सरकार से कुछ अपेक्षा कर रहे थे, परंतु ऐसा हुआ कुछ नहीं। नेहरू जी ने 1946 में सिंगापुर में एक भाषण में कहा था कि भारतीय विश्व में कहीं भी रह रहे हों वो हमारे हैं और हम उनकी रक्षा करेंगे। पर 1947 के बाद वो अपने इस कथन को भूल चुके थे और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को ही समाप्त कर डाला था। नस्लीय भेदभाव झेल रहे सिखों को अपने मुद्दे स्वयं सुलझाने के लिए कह दिया गया था, चाहे वो अमेरिका का सिख समुदाय हो या फिर ब्रिटेन या फिर
फिर अन्य किसी जगह का। कुछ गुरुद्वारों में गदर आंदोलन के समय पहले ही गद्दार घुस चुके थे, ऊपर से नेहरू सरकार द्वारा की गई ये उपेक्षा। ऐसे में ब्रिटेन में सिख होम रूल मूवमेंट जन्म लेता है और यूएसए में यूनाइटेड सिख अपील, और यहां से कहानी बिगड़नी आरंभ हो जाती है क्योंकि सीआईए और आईएसआई के हाथ औजार लग चुका था। पंजाब में जगजीत सिंह चौहान नाम का एक राजनेता 1969 में चुनाव हार जाता है। यह व्यक्ति पंजाब सरकार में मंत्री रह चुका था, पर चुनाव हारने के बाद यही व्यक्ति 1971 में यूके शिफ्ट हो जाता है और सिख होम रूल मूवमेंट की कमान संभाल लेता है। यही सिख होम रूल मूवमेंट 1971 में चौहान के पाकिस्तान और यूएस जाने के बाद खालिस्तान आंदोलन बन जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली इस एड के साथ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस व्यक्ति ने ब्रिटेन और अन्य देशों में खालिस्तान की एम्बेसी खोल डाली थी, खालिस्तानी डॉलर तक छपवा डाले थे। जगजीत सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा यूएस प्रेसिडेंट निक्सन तक पहुंचती है और इंदिरा गांधी सरकार को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका जगजीत सिंह चौहान को सपोर्ट करने लगता है। अमेरिकी सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई मिलकर एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसका एक ही काम था, विश्व के समक्ष नैरेटिव बनाना कि भारत में सिखों पर अत्याचार हो रहा है, और दूसरा काम था जगजीत सिंह चौहान को खालिस्तान का चेहरा बनाना। बस यही वो समय था जब यूएस, यूके और कनाडा जैसे स्थानों पर अनेक बर्बर उग्र संगठन बनने लगते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, दल खालसा, बब्बर खालसा। यही संगठन भारत में हिंसक आतंकवाद का आरंभ करते हैं और इनके उदय के साथ ही जगजीत सिंह चौहान का कद बौना होने लगता है। पश्चिम की धरती पर पलने वाले यही आतंकी 1980 के आरंभ से ही भारत से संबंधित एक के बाद एक प्लेन हाईजैक करते हैं, सैकड़ों आतंकवादी विस्फोट करते हैं, और इस प्रकार से वेस्ट की धरती पर उन सांपों ने जन्म लिया जिनका विष आज तक हमें झेलना पड़ रहा है। वेस्ट के इन देशों में यूएस और कनाडा मुख्य रूप से आते हैं क्योंकि यहाँ की सरकार इन विषैले खालिस्तानी सांपों की खेती करती आई है। कैसे, वो आगे देखते हैं। तो ये रहा इनका इतिहास, काफ़ी लंबा और काफ़ी डिटेल्ड, बहुत ही प्रिसाइजली इन्होंने बताया, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे भी पता नहीं थी और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। आप शायद, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं या नहीं, बाहर पटाखे फूट रहे हैं। और सो अपेरेंटली इंडिया में जिस तरह से इन्होंने इस बार ड्रामे किए, पटाखे पे बैन लगाए वगैरह वगैरह, तो इंडिया में तो लोगों ने भरपूर पटाखे फोड़े ही। यहाँ लंदन में इतनी भारी मात्रा में लोगों ने पटाखे फोड़े कि लोग कंप्लेन करने लगे। जी हाँ, मतलब यहाँ दिवाली के उन 5 दिनों का तो छोड़ दीजिए, आज तक पटाखे फूट रहे हैं और खूब सारे पटाखे फूट रहे हैं। एनीवे, सॉरी, थोड़ा सा डाइग्रेस हो गई पटाखों की आवाज़ सुनकर। मैंने दिवाली के लिए एक वीडियो बनाया था पर वो अपलोड ही नहीं हो पाया, एडिट नहीं कर पाई, तो अब काफ़ी लेट हो गया है। पर हाँ, बात यही है कि आप यदि एक समाज को इतना ज़्यादा, वो भी मतलब हिंदू समाज जो हमेशा शांत रहता है, उसको आप इतना कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, इतना अधिक पुश करेंगे ना कि उसको धीरे-धीरे समझ में आ जाए कि अच्छा, हमारे हर त्योहार पर, हर धार्मिक उत्सव पर कुछ न कुछ आप लेकर आ रहे हैं और आपका एजेंडा ये है कि हम अपना त्योहार, अपनी धार्मिकता, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर सब भुला दें। तब जब हिंदू प्रतिकार करता है तो इसी तरह से करता है, एक की जगह वो 4 फोड़ेगा। जो व्यक्ति पटाखे नहीं भी फोड़ता हो ना, इस बार उसने भी जाकर फोड़े हैं। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। सो जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ये तो रहा उसका इतिहास जो अभी भरद्वाज ब्रदर्स ने बताया। तो कैसे इतने सारे अपॉर्चुनिस्ट जाकर इन्फिल्ट्रेट करके उन्होंने एक एंटी इंडिया, या मतलब यूँ कह लीजिए कि हमारे देश को तोड़ने की ये एक आइडियोलॉजी उन्होंने प्रोपेगेट की है। और ये कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं जो अपना निजी एक एजेंडा लेकर चलाते हैं कि वे पावरफुल हो जाएंगे। इस चक्कर में वे हमारे देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ी हुई जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही भयावह घटना है, कनिष्का बॉम्बिंग। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है। उसमें 329 कनेडियन सिटीजन्स, कनेडियन नागरिक जो थे, वे मारे गए थे मिड एयर ब्लास्ट में, और वो ब्लास्ट कराया गया था इन्हीं द्वारा,
यही कनेडियन टेररिस्ट थे। इस बात की खबर कनेडियन सिटीजन्स को तो नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मल कनेडियन सिटीजन्स को भी नहीं है, और हमारे इंडियंस को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कम से कम हमारी जनरेशन को हार्डली कुछ पता है इस बारे में। नोबडी, आई मीन, बात यह है कि जब वेस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाता है ना, तो इनका सारा, इनकी हृदय, सहृदयता, इनकी ममता सब निकल कर आती है। ठीक है, यूएस के ट्विन टावर के ऊपर तो आज भी आंसू बहा लेते हैं, और हमारे लोग मोमबत्तियां लेकर निकल जाएंगे, पर अपने लोगों को, अपने लोग जो मारे गए या पर उसके बारे में इनके एक आंसू भी नहीं निकलती, इनको पता भी नहीं है, एंड दे नॉट इवन सॉरी अबाउट इट, कि हमको पता तक नहीं है। इस तरह का फीलिंग भी नहीं आता, अच्छा ठीक है, हो गया तो हो गया, ये न्यूज में आया नहीं, ये मीडिया ने एजेंडा चलाया नहीं, तो हम उस एजेंडा को फॉलो नहीं करेंगे। इसी टाइप का कुछ एटीट्यूड होता है इधर लोगों का। यूएस की बिल्डिंग्स में घुसने वाले एयरप्लेन्स की कहानी हम सब जानते हैं, पर इससे पहले यही कहानी कनाडा की धरती पर लिखी गई थी, जब 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से लंदन जाने वाली एक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 को धमाके से उड़ा दिया गया था। मरने वाले 319 लोगों में अधिकांश लोग कैनेडियन नागरिक थे, और धमाका करने वाले कोई और नहीं, खालिस्तानी आतंकी थे। वो खालिस्तानी आतंकी जो कनाडा की धरती पर ही पले बड़े थे, और महीनों तक इस घटना की जो प्लानिंग थी ना, वो कनाडा की ही भूमि पर हो रही थी। यह इकलौता धमाका नहीं था। भारत को बर्बाद करने वाली ऐसी अनेक घटनाएं कनाडा की धरती पर योजनाबद्ध हुई हैं। प्रश्न यह है कि क्या कनाडा की सरकार और प्रशासन इन विध्वंसकारी योजनाओं के बारे में जानते थे? हड्डियां कपा देने वाले खुलासे के अनुसार कनाडा के गुप्तचर विभाग कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज को 21 दिन पहले से ही एयर इंडिया बॉम्ब के हर क्षण की जानकारी थी। ब्लास्ट से मात्र 21 दिन पहले ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानियों द्वारा एक टेस्ट ब्लास्ट करके देखा गया था, और कनाडा के गुप्तचर विभाग ने उन आतंकियों को ये टेस्टिंग करते हुए देखा भी था। इनफैक्ट खालिस्तानी कनाडा को चलाने वाली की पोजीशंस पर पहुंच चुके थे। जो रिपोर्ट्स इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, उसके अनुसार तो CSIS के भीतर खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन था, और इसी कारण पूरी घटना बिना रुकावट के हो गई थी। 39 years back, on this day, Air India Flight 182 was blown up mid-air from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists. It killed all 329 passengers and crew members, and this is the largest mass killing in Canadian history. Unfortunately, many Canadians are not aware that even today, the ideology responsible for this terrorist attack is still alive among few people in Canada. इस घटना में 250 कनाडा के नागरिक मारे गए थे, पर कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस घटना के सारे प्रमाण इकट्ठा करने के बाद भी मिटा दिए थे। कुल मिलाकर 250 टेप्स बर्बाद किए गए थे, और कोर्ट ने इसी कारण से इन खालिस्तानी आतंकियों को छोड़ दिया था। उन दिनों जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने बब्बर खालसा के सेपरेटिस्ट परमार को भारत को सौंपने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि भारत इंग्लैंड की रानी का आदर नहीं करता। ये केवल कुछ घटनाएं हैं जहां कनाडा की सरकार द्वारा पाले गए सांपों ने भारत पर विश्वमन किया। पश्चिम की धरती पर खुलने वाली इस खालिस्तानी फैक्ट्री ने ऐसे सैकड़ों जघन्य अपराध भारत की धरती पर किए, बिना किसी रोक टोक के। 1991 में जब भारत एक बड़ा बाजार बना तो ये घटनाएं कुछ कम हुई, पर वहाँ पलने वाले सांप अब बड़े हो चुके थे। कनाडा में पलने वाले यही सांप आज तक फुफकार रहे हैं, और यही सांप कनाडा को पाकिस्तान जैसा आतंकी पालने वाला देश प्रमाणित कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रेजेडी की बात है ना कि यूएस के ट्विन टावर की जगह पर उन्होंने उसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह बनाकर रखा है। हर टूरिस्ट जाता है वहां पर ये देखने कि अच्छा यहाँ पे था ट्विन टावर, यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था, और फिर पूरी हिस्ट्री टूरिस्ट जो जाते हैं ना, वे भी वहां पे जाते हैं उसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट ट्रीट करते हुए। और ऑफ कोर्स मतलब आप टूरिस्ट लोकेशंस फाइंड करते हैं कहाँ कहाँ जाना है, तो अगर ये आपकी लिस्ट में है, इसको इस तरह से प्रोपेगेट किया गया है, तो आप जाएंगे। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि हमें से कितने लोग कनिष्का बॉम्बिंग को याद रखते हैं, जब कनाडा जाते हैं उनमें से कितने लोगों को इसके बारे में पता भी है। कौन जाता है, मतलब कौन उस साइट पे जाता है, या उसके
एक फूल ही चढ़ा लेता है। कौन कर लेता है ऐसा? आधे से ज़्यादा लोग जाते हैं कनाडा टूरिज्म करके, उनको सेल्फी डालनी होती है, उनको दिखाना होता है ओ वी विजिटेड दिस कंट्री। वो बस इसी में मस्त हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है हमारी हिस्ट्री से, हमारे साथ क्या हुआ था। तो बात यह है ना कि हम हिंदुओं के माइंडसेट के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ कुछ डिफेक्ट है, जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद ही भूल जाते हैं, खुद ही अंडरमाइन करते हैं उसको। हमारे साथ तुम कुछ भी करो, आज अंग्रेजों ने मारा पीटा, हमको लूटा, हमको कोई कोई टेंशन नहीं है उसका। वी आर फाइन, वी विल डू व्हाट दे आर डूइंग। हम उनको कॉपी करके खुश हैं। कुछ बुद्धिजीवी हैं सोशल मीडिया पर आजकल, हमारे पॉलिटिक्स में भी हैं, ठीक है, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग देम, वे सही काम कर रहे हैं, वे हमको एजुकेट भी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप मास को देखें ना, हमारी लार्जर स्केल पे जनता को देखें, तो जनता का माइंडसेट वही है, हम अपने आप में मस्त हैं। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें से भी एक बड़ी पॉपुलेशन वैसी है जो मतलब अपनी अपनी इनकम देख रही है। हम डॉलर में कमा रहे हैं, हम पाउंड में कमा रहे हैं, मस्त है, हमको नहीं लेना देना कि हमारे साथ क्या हुआ था, कितनी सारी इनजस्टिसेस हुई हैं, और उसका इनको इतना भी नहीं कि हम अपने लिए जस्टिस डिमांड करें। आज आप सोचिए, कनाडा में भी इतने सारे हिंदू रहते हैं, वहाँ की टोटल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारे सिख खालिस्तानी हैं, पर पूरे सिख पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है। कैसे इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे मंदिर पर जाकर अटैक करें? पर उस तरह की एकजुटता हमें है ही नहीं कहीं। ये तो जब जब हम मार खाते हैं ना, एकदम हद से ज़्यादा हो जाता है, पानी सर के ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद जाकर हम छोटा-मोटा रिटेलिएशन देते हैं, बस। ये थोड़ा-सा तो कुछ डिफेक्ट है हम लोगों में, और इसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा, वरना हम कब तक मार खाते रहेंगे यार। और दूसरी बात जो मुझे लगता है वो ये जो खालिस्तानी हैं, ये टेररिस्ट जाकर ना हमारे देवी देवताओं को मंदिरों मूर्तियों पे अटैक करते हैं, देवी देवताओं को गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं हम उनके लिए। मुझे लगता है ये जानबूझकर ना हमें उकसाने के लिए करते हैं, ताकि हम पलट के कुछ, तो आप हर वार का एक प्रतिवार होता है, आप पलट कर उनके गुरुओं के बारे में कहीं कुछ बोल दें। इनको एक्सपेक्टेशन ये होती है, इस तरह का रिटेलिएशन ये चाहते हैं कि ये गाली गलौज करेंगे तो हम भी गाली गलौज करेंगे, और फिर वहां से ये सिखों को तोड़ने का पूरा इनका प्रयास जो है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा। अब ये बात ना खालिस्तानी नहीं समझ पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर रियली फॉरेनर्स। वो या तो वेस्ट की धरती पे पैदा हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम इनफैक्ट वहीं पैदा हुए, या फिर भारत से भगे हुए क्रिमिनल्स हैं। तो इनको कितनी ही समझ होगी, इस बात को वो समझ नहीं पाते हैं कि जो सिखों के गुरु हैं ना, वो हमारे भी गुरु हैं। और तुम कुछ भी कर लो, कोई हिंदू कभी गुरु के बारे में अपशब्द सुनना क्या, मतलब बोलना क्या, वो सुन नहीं पाएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात ना हमारे ब्रेन से वॉश आउट हुई नहीं है अभी तक, कि सारे सिख जो है हमारे ही बड़े भाई हैं। हम सभी के, हम नॉर्थ इंडिया, मेनली नॉर्थ इंडिया से हर घर का बड़ा लड़का जाकर सिक्खी उसने अपनाई है, तो एक तरह से हमारे ही घरों के बड़े लड़के हैं वो हमसे अलग हैं ही नहीं। पर ये बात खालिस्तानियों को पल्ले नहीं पड़ती। वैसे भी ये खालिस्तानी सारे मतलब अंग्रेज ही हैं एक तरह से। अब कनाडा भी देख लीजिए तो कौन है, मतलब लोकल्स तो बचे नहीं है कहीं के भी, नेटिव जो थे वे तो खत्म कर दिए गए हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका से। तो एनीवे, बात जहाँ तक है इनकी पिटाई की, तो अभी देखते जाइए। अपने हरियाणा के बच्चे तो वैसे भी बहुत कमाल कर रहे हैं, और जहाँ तक बात है इनके सफाया की, तो वो अननोन गनमैन हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, या जो कोई भी हो, भाई सामने वाला क्रिमिनल है, क्राइम किया है, तो उसको सज़ा तो मिलेगी। अब वो सज़ा कोई कोर्ट दे या भगवान का कोर्ट दे, देखना पड़ेगा। और एक बात, मैं इधर काफ़ी दिनों से ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ। वीकेंड्स, नॉर्मली मैं वीकेंड्स पे काम करती हूँ, बट आई मीन वीकेंड्स पे वीडियोस के लिए काम करती थी, पर इधर मैं नहीं कर पा रही हूँ वो भी, और शायद कुछ दिनों तक वो भी नहीं कर पाऊँगी इतना।
क्योंकि उसके पीछे एक अच्छा कारण है कि फाइनली मैं भारत मूव हो रही हूँ। और आशा करती हूँ और इनफैक्ट मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी एक बार वहाँ पे जाऊँ और प्रॉपर सेटअप कर लूँ, तो कम से कम वीक में एक बार आप सबसे अच्छी तरह से जुड़ूं। जय श्री राम, वंदे मातरम।